दोस्तों पूर्वी एशिया यानी ईस्ट एशिया के मध्य में सेंटर में आप देखोगे तो आपको कोरियाई पेनिनसुला कोरियाई प्रायद्वीप नजर आएगा, जिसमें साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों है। इसी के सदर्न पार्ट पर मौजूद है साउथ कोरिया देश, जो चीन, रशिया और जापान जैसी बड़ी ताकतों के बहुत निकट मौजूद है। इस पूरे कोरियाई प्रायद्वीप की लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर है और ये लगभग 300 किलोमीटर चौड़ा है, जो अलग अलग जगह पे थोड़ी बहुत बदलती रहती है चौड़ाई। इसकी भौगोलिक सीमाएं देखोगे तो उत्तर में सैन्य सीमांकन रेखा मिलिट्री डेमोक्रेशन लाइन एमडीएल इसको नॉर्थ कोरिया से अलग करती है। ये एमडीएल लाइन आज की तारीख में लगभग 248 किलोमीटर लंबी है और ये मोटे तौर पर 38वीं समानांतर रेखा का अनुसरण करती है, मतलब 38 डिग्री की लैटिट्यूड लाइन यहाँ से निकलती है। ये रेखा 1953 में कोरियाई युद्ध विराम के बाद, यानी एक युद्ध जब रुका था कोरिया के बीच में, तब बनाई गई थी और ये लगभग 4 किलोमीटर चौड़ी है। मतलब 4 किलोमीटर का एक बफर जोन है दोनों देशों के बीच में, 2 किलोमीटर नॉर्थ कोरिया में, 2 किलोमीटर साउथ कोरिया में। बाकी का जो पेनिनसुला प्रायद्वीप है वो 3 तरफ से समुद्र के जल से घिरा हुआ है, जिसमें पश्चिम यानी वेस्ट में पीला सागर येलो सी मौजूद है, पूर्व यानी कि ईस्ट में जापान सागर मौजूद है जिसको पूर्वी सागर भी कहा जाता है, और दक्षिण में कोरियाई जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ कोरिया मौजूद है। एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करोगे तो इसका क्षेत्रफल लगभग 1,364 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लेकिन कुछ आंकड़ों के हिसाब से इसका क्षेत्रफल 98,480 वर्ग किलोमीटर है। सीमित क्षेत्रफल के बावजूद इस देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 51.7 मिलियन है, यानी कि 5 करोड़ 17 लाख। इस हिसाब से इस देश का जो जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 531 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाती है। अगर इसकी स्थिति देखोगे तो इसके अक्षांश लैटिट्यूड 33 डिग्री नॉर्थ से 39 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड 124 डिग्री ईस्ट से लेके 132 डिग्री ईस्ट तक जाते हैं। इस हिसाब से इसकी जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है। बात करेंगे यहाँ की जलवायु के बारे में तो यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु है, यानी कि टेम्परेट मानसून क्लाइमेट है। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर समान सर्दी और समान गर्मी पड़ती है। तो समान रूप से आपको यहाँ पर साल में 4 ऋतुएं देखने को मिलेगी। एक आती है विंटर्स यानी कि सर्दियाँ, जो कि शुष्क सर्दियाँ होती हैं, दिसंबर से फरवरी के बीच में पड़ती हैं। इसके जो अंतर्देशीय क्षेत्र हैं उसमें तापमान 0 से नीचे चला जाता है, जिसमें बर्फ़ भी गिरती है कुछ जगहों पर। इसके अलावा सुहावना मौसम भी हो जाता है, हल्की वसंत ऋतु जिसको आप कहते हो, मार्च से मई के बीच में देखने को मिलती है। इसमें चेरी के फूल खिलते हैं। फिर आती है गर्मी, जो कि ह्यूमिडिटी वाली होती है, जून से अगस्त तक पड़ती है। बड़ी खतरनाक गर्मी पड़ती है, जितनी सर्दी उतनी ही गर्मी। इसमें भारी मानसूनी बारिश भी आपको देखने को मिलती है। और आखिर में आती है शरद ऋतु, जो सितंबर से नवंबर तक चलती है और इसमें मौसम सुहावना बना रहता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण कोरिया घूमने के लिए वसंत या फिर शरद ऋतु सबसे बेस्ट मानी जाती है। राजधानी देखोगे तो इस देश की राजधानी सियोल है, जो कि एक बहुत बड़ा महानगरीय क्षेत्र है और देश की लगभग आधी आबादी सियोल महानगरीय क्षेत्र के अंदर ही रहती है, उसके आसपास ही रहती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपको यहीं देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी यहीं देखने को मिलेगी। अगर बात करेंगे यहाँ की स्थलाकृति और पर्वत श्रृंखलाओं यानी कि टोपोग्राफी के बारे में, तो पहले अगर हम इसके ज़मीन की बनावट देखें तो कोरियाई प्रायद्वीप का लगभग 75% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है, जिसमें भी अगर आप पूर्व और उत्तर की तरफ देखोगे तो ये ज़मीन ज़्यादा ऊंची है और पश्चिम की ओर देखोगे तो ये ज़्यादा नीची है। पूर्वी भाग अगर आप देखोगे तो इसकी ढलान बहुत तेज है। इसके पर्वत सीधे समुद्र में मिलते हैं, जहाँ पे समुद्र का पानी बहुत गहरा है और यहाँ की तटरेखा बिल्कुल सीधी है। पश्चिमी भाग की बात करोगे तो यहाँ ढलान धीरे धीरे कम होती है, जिससे बड़ी नदियों की घाटियाँ और मैदानी इलाके बनते हैं। यहाँ का समुद्र उथला है, कम गहरा है और यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलेंगे, जिसे डोडो हाई द्वीपों का सागर भी कहा जाता है। पर्वत श्रृंखलाओं की बात की जाए तो टेबेक पर्वतमाला यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरिया की मुख्य रीढ़ इसको कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 500 से 600 किलोमीटर में यह फैली हुई है और सियोराक्सन इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 1708 मीटर की ऊंचाई पर। इसके अलावा इसी पर्वतमाला में आपको ओडेसान और टेबेकसान भी देखने को मिलेंगी, जो कि 1500 मीटर से अधिक ऊंची हो जाती हैं। दूसरी पर्वतमाला है सोबाक पर्वतमाला। ये जो है टेबेक श्रेणी से निकलकर देश के अंदरूनी हिस्से तक जाती है और जिरीसान इसकी सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 1915 मीटर की ऊंचाई पर। दक्षिण कोरिया की जो मुख्य भूमि है, मेनलैंड है, उसका सबसे ऊंचा पहाड़ इसे ही कहा जाता है। इसके अलावा इस देश का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो हॉलसान है, 1950 मीटर की ऊंचाई पर। ये जो है जेजू द्वीप पर मौजूद एक बुझा हुआ ज्वालामुखी है।
तो याद रखना सबसे ऊंची चोटी एक बुझा हुआ ज्वालामुखी है दक्षिण कोरिया का। अब देखो इस टाइप की ज्योग्राफी का कोरिया की इकोनॉमी पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। दक्षिण कोरिया की 75% भूमि पहाड़ों से घिरी है। इसका मतलब सिर्फ 22% ऐसी है जिस पर खेती की जा सकती है। ऊपर से यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि कोरिया ने अपना ध्यान खेती से हटाकर औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर लगाया है। यानी कि औद्योगिकीकरण करो और तकनीकी विकास करो, यही एक रास्ता है। व्यापार पर ज़्यादा निर्भरता है इस देश की। ज़मीन की कमी होने के कारण ये अपनी अर्थव्यवस्था व्यापार से ही चलाता है। और जहाँ तक बात खाद्य सुरक्षा की है तो चावल और आलू को छोड़कर दक्षिण कोरिया अपनी ज़रूरत लगभग 85% खाद्य पदार्थ दूसरे देशों से पूरी करता है, दूसरे देशों से लेता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खाने के लिए ये बाहर के देशों पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। चावल फिर भी यहाँ उगता है, आलू भी उगता है, तो वो पूर्ति हो जाती है। बात करोगे यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में, तो कोरिया की अधिकांश नदियाँ टेबेक पहाड़ों से निकलती हैं और ढलान के कारण ये पश्चिम या दक्षिण की ओर बहती हैं। यहाँ की सबसे लंबी नदियों की बात करोगे तो नकडोंग यहाँ की सबसे लंबी नदी है, लगभग 523 किलोमीटर लंबी है। ये नदी पहाड़ों से निकलने के बाद दक्षिण की ओर बहती है। दूसरी आती है हान नदी, ये लगभग 513 किलोमीटर लंबी है। सियोल यानी कि यहाँ की राजधानी के बीच से होकर बहने वाली ये नदी है और पश्चिम में पीले सागर में जाके गिरती है, यानी कि येलो सी के अंदर। और एक और नदी है जिसको ग्यूम नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि 394 किलोमीटर लंबी है और ये तीसरी सबसे प्रमुख नदी है। याद रखना इन्हीं नदियों से यहाँ की जो पेयजल की आपूर्ति है और कृषि सिंचाई आपूर्ति है वो पूरी होती है। इसके अलावा यहाँ का जल स्तर जो है वो काफ़ी बदल रहा है। इन नदियों का पानी स्तर स्थिर नहीं रहता। गर्मियों में मानसून में इनमें खूब पानी होता है, लेकिन सर्दियों में ये सूखने लगती है। तो इसका मतलब ये भी एक दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है। दक्षिण कोरिया का तटीय भूगोल भी बड़ा कमाल का है। इसकी जो तट रेखा है समुद्र तट की वो बहुत लंबी है, लगभग 17,000 किलोमीटर में फैली है। और इसमें भी यहाँ का जेजू द्वीप सबसे खास है, जिसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल में स्थान दिया हुआ है। जेजू द्वीप की कुछ एक विशेषताएं हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हॉलसान पर्वत यहाँ पर मौजूद है, जो कोरिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है जिसमें एक बड़ी सी झील बनी हुई है। इसके अलावा इस देश में आपको लावा ट्यूब देखने को मिलेगी, मतलब इस द्वीप के अंदर लावा से बनी हुई प्राकृतिक गुफाओं का एक अद्भुत नेटवर्क देखने को मिलता है, जो कि बड़ा खास है। और इसी द्वीप पर मौजूद है सियोंगसांग इल्चुलबॉक। ये समुद्र के पास बना एक अनोखा ज्वालामुखी शंकु है, टफ कोन है, जो दुनिया भर में मशहूर है। लोग इसको देखने के लिए आते हैं। आखिर में इस देश के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आप जान सकते हो, और वो है यहाँ की कनेक्टिविटी। कोरिया की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी जमीन की वजह से एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ना बहुत ही मुश्किल रहा था, लेकिन कोरिया की गवर्नमेंट और इंजीनियरिंग ने यह काम करके दिखाया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्योगबुक एक्सप्रेस वे। सियोल और बुसान दो इंपॉर्टेंट शहर हैं यहाँ के। उनको जोड़ने के लिए 1970 के दशक में इस 428 किलोमीटर लंबे हाईवे को बनाया गया था पहाड़ियों के बीच में से। इंजीनियरिंग का कमाल आप देखो कि पहाड़ों को काटकर बड़ी संख्या में सुरंगें बनाई गई, टनल बनाई गई। और इसमें भी खास बात यह है कि दक्षिण कोरिया ने यह काम स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे अन्य पहाड़ी देशों की तुलना में बहुत कम समय में पूरा करके दिखाया। और इसी सड़क ने देश के व्यापार और तरक्की का एक नया रास्ता खोल दिया। जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए सड़कों की ज़रूरत तो पड़ती है, और ऐसे पहाड़ी देश में इतनी अच्छी सड़कें बनाना ये बहुत ही कमाल की बात है। तो दोस्तों, ये हो जाता है कोरिया का बेसिक भूगोल। आई होप आपको समझ में आया हो। अगली वीडियोस के अंदर हम इसके प्रशासनिक संभागों को भी कवर करेंगे और आगे जाके हम नॉर्थ कोरिया की बात भी करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।